Hello and good morning everyone. I welcome you all at Overs News Analysis. Today is 16th of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel at Overs News Analysis, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को आप लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ आवर फर्स्ट न्यूज इज एक्सपोर्ट्स फॉल 8.8%, ट्रेड डेफिसिट श्रिंक्स ओवर 7%. अब यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें 8.8% फॉल देखने को मिला है. ओके यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है लास्ट ईयर को और 2023 को एंड 22 को यहाँ पे कंपेयर किया गया. आप इस ग्राफ को देखिए, इससे आपको पूरा क्लियर होगा. ओके अगर हम 22 का देखते हैं, लास्ट ईयर फेब में अगर हम देखें हमारा एक्सपोर्ट कितना था 37.15. ओके हमारा एक्सपोर्ट कितना था 37.15 और अगर हम इस साल का देखते हैं 23 का तो कितना है 33.88. तो हमारा जो ट्रेड है मतलब कि एक्सपोर्ट है उसमें हमें कितना फॉल देखने को मिला है 8.8%. इवन इंपोर्ट में भी हमें क्या देखने को मिला है, फॉल देखने को मिला है. अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फॉल क्यों देखने को मिल रहा है आप सभी को पता है. वी ऑल नो दैट टेंटेटिव ग्लोबल डिमांड्स, यहाँ पे जो ग्लोबल डिमांड्स है वो पुल आउट हो रही है ना. जो डिमांड्स हैं ग्लोबल डिमांड्स वो पुल हो रही हैं. दैट्स वाई हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड एज वेल एज इन इंपोर्ट दोनों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है. जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी हमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही. अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं है ना, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, आप कोई चीज़ यहाँ पर ज़्यादा बेच रहे हैं और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आपका ट्रेड डेफिसिट कैसा होगा, कम होगा. बट अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग मोर इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्टिंग, अगर आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं और बाहर सामान कम भेज रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, आपका जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा. ओके तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट तो कम हुआ ही है, उसके साथ साथ हमारा इंपोर्ट भी कम हुआ है. हम आप 22 का यहाँ पे डेटा देखेंगे तो कितना है हमारा इंपोर्ट 55.9. और अगर हम 23 का डेटा देखते हैं, इफ वी सी 23 Feb 2023 डेटा, इट इज 51.31. ओके तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट भी क्या हुआ है, फॉल हुआ है, जिसके कारण वी कैन से दैट कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें कितना 7.0% हमें नैरो मतलब कि कमी देखने को मिली है. तो देखिए 22 का अगर हम डेटा देखिए ट्रेड डेफिसिट में 18.75% है एंड 23 में 17.43% है. ओके तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमारे लिए ये जानना है. अब देखिए यहाँ पे क्या जो ऑयल एक्सपोर्टर्स है उसमें हमें फॉल देखने को मिला है. तो इन सारी चीज़ों जो हमारी ग्लोबल डिमांड है वो पुल आउट हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये एक्सपोर्ट एंड इवन इंपोर्ट्स में भी हमें यहाँ पे फॉल आउट देखने को मिल रहा है. ओके नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं. तो नेक्स्ट आर्टिकल है गवर्नर कैन नॉट प्रेसिपिटेट द फॉल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये, जैसे कि अब ये गवर्नर का जो इशू है आपको इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना है. ये गवर्नर का टॉपिक आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मतलब कि 3-4 महीनों से हमें ये टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक. पहली बात तो यहाँ पे दूसरा क्या आ जाता है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन, है ना, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन. तो आप इसे जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं. ओके नाउ यहाँ पे क्या है, एक होता है पहले हम ये कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो गिरती कैसे, फॉल कैसे होती है. तो आप सभी को यहाँ पे फ्लो टेस्ट के बारे में पता होगा. व्हाट इज फ्लो टेस्ट, फ्लो टेस्ट होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी पार्टी यहाँ पे मेजॉरिटी में है, आप उस पार्टी को मतलब कि ऐसे कभी भी सडनली उसको कॉल करते हैं और आप उनको कहते हैं कि आप अपनी जो मेजॉरिटी उसको यहाँ पे प्रूव कीजिए, तो उसे हम कहते हैं क्या, फ्लो टेस्ट कहते हैं. अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पार्टी है, पार्टीज में जो मेंबर्स हैं है ना, जो पार्लियामेंट मतलब कि जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होते हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर पार्टी से मतलब कि सहमत नहीं होते, एग्री नहीं होते, या फिर कुछ ऐसे पार्टीज के बीच में कभी कभी इश्यूज चलते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो आप कह सकते हैं वो नाराज होती हैं, है ना. तो इन दैट केस कभी कभी क्या होता है, गवर्नर क्या होता है फ्लो टेस्ट के लिए इमीडिएटली क्या कर लेते हैं, डिमांड कर देते हैं. फ्लो टेस्ट को वो क्या करते हैं, मांगते हैं. तो इन दैट केस जब वो पार्टीज के जो मेंबर हैं, एमएलएज हैं, वो ऑलरेडी क्या है अभी पार्टी से नाराज हैं, तो इन दैट केस वो क्या करते हैं, वो पुल आउट कर लेते हैं. पुल आउट कर लेते तो यहाँ पे जो पार्टी होती है
है ना, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर गिर जाती है, मतलब वो फॉल डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते, गवर्नर ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो मतलब एक स्टेबिलिटी होती है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे हट जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है कि गवर्नर कैन नॉट प्रेसिपिटेट द फॉल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब देखिए, गवर्नर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे हमें यहाँ पर क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट है और गवर्नर के बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत दिनों से नजर आता दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड दैट गवर्नर सीरियसली अंडरमाइन डेमोक्रेसी इफ दे यूज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस टू कॉल फॉर ट्रस्ट वोट साइटिंग डिसीजन विद इन अ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर, ठीक है, आपको यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। गवर्नर कहाँ से अपॉइंट होते हैं, यहाँ से सेंटर से अपॉइंट होते हैं, बट दे आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ सेंटर। वो वहाँ पे सेंटर यूनियन उनको अपॉइंट करता है, बट दे आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ सेंटर। आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर गवर्नर ऐसा करते हैं तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पर अंडरमाइन कर रहे हैं, है ना। आप किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरीके से यहाँ पे फॉल आउट करवाते हैं, उसमें आपका पार्टिसिपेशन है, तो मतलब क्या हो रहा है, आप डेमोक्रेसी को यहाँ पे अंडरमाइन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉल ऑफ द लेजिस्लेटिव एस्टैब्लिश्ड एंड फंक्शनिंग गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, जो पूरा जो एक सिस्टम होता है, आप देखिए एकदम से अगर कोई पार्टी यहाँ पे फॉल आउट कर जाती है तो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता है। पूरा जो सिस्टम होता है, पूरी जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे चली जाती है, आपको यहाँ पे न्यू इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, यहाँ पे न्यू आप सीएम लेकर आएंगे, पूरा जो सिस्टम उसको फिर से रीबिल्ड करना होता है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, और इससे जो आप यहाँ पर प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पे देरी देखने को मिलती है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत दिनों से ये भी बात, अब जैसे गवर्नर है, ये गवर्नर की पोजीशन आई कैसे, क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो गवर्नर है, ये पोजीशन मतलब कि ज़रूरत क्या थी इसको यहाँ पे लाने की। तो हम अगर हम पहले की बात करते हैं, जब हमारा ब्रिटिश इंडिया था, जब ब्रिटिश यहाँ पर थे इंडिया में, उस टाइम पे क्या था, हमारे इंडिया में प्रोविंसेस थे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया थी, वो क्या करते थे, अपना एक जो कह सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफिसर होता था, वो यहाँ प्रोविंस में भेज देते थे, है ना, और उनको क्या कहा जाता था, यहाँ पर गवर्नर कहा जाता था। तो वो पूरी जो प्रोविंस थी उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करते थे, और वो किसके पास भेजते थे, सेंटर के पास भेजते थे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हमने उस कॉन्सेप्ट को क्या किया, इसको कंटिन्यू किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये जो गवर्नर का जो कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पे कंटिन्यू किया। हर एक स्टेट में हमने क्या कर दिया, एक एक गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी आर्बिट्रेरी ना हो जाए, कोई ऐसा एक्शन ना ले, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई एक्शन ना ले, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर होता है, वो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस देखता है पूरा, और रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, और किसको यहाँ पे सबमिट किया जाता है, यहाँ पे सेंटर को सबमिट किया जाता है। और आप सभी को पता है, गवर्नर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में। ओके, प्रेसिडेंट रूल जो लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, यहाँ पे जो गवर्नर की रिपोर्ट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही लगता है। ओके, तो इसीलिए ये जो पोजीशन है इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। बट यहाँ पर क्या है, ये कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो है, बट इसमें यहाँ पर आप कह सकते हैं इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या देखने को, जैसे कि आप यहाँ पे तमिलनाडु की बात ले लीजिए, आपका ये अभी केस चल ही रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस गया है। ओके, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन कुछ टाइम पहले यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर क्या है, हमें कंटिन्यूसली क्या देखने को मिल रहा है, दिल्ली में यहाँ पे एलजी के भी जो सीएम एंड एलजी के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नर का ऑफिस है, पहले तो डिमांड की गई आप इसे डिमोलिश कर दीजिए, पूरी तरीके से हटा दीजिए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, हम रिफॉर्म कर सकते हैं। रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं कि जो इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशंस यहाँ पे सिर्फ दो क्वालिफिकेशंस। क्या, पहले ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और उनकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे टेन्योर फिक्स कर सकते हैं। अगर उनका टेन्योर फिक्स होगा तो उनके जो काम करने के आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा आप प्रेशर होगा, है ना, मतलब वो काम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना इंडिया एंड द प्रॉमिस ऑफ द पावर ऑफ टू। अब यहाँ पे चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में, मतलब कि ये थोड़ा
जो इस आर्टिकल को आप रीड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो कितने ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि अच्छे हो सकते हैं, और ये दोनों मिलकर, दोनों कंट्रीज मिलकर कितना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा कर सकती हैं। तो ये मतलब यहाँ पर देखिए, हम हमेशा चाइना और इंडिया का नेगेटिव व्यू पॉइंट ही पढ़ते आए हैं, है ना। चाइना और इंडिया का हमेशा हमने एक नेगेटिव पॉइंट ही पढ़ा है कि कंटिन्यूसली इसमें क्या हो रहा है, चाइना जो है वो इंडिया को काउंटर कर रहा है, यहाँ पे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ बहुत सारे। बट इस आर्टिकल में आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना को एक साथ लाया गया। इंडिया चाइना को ये कहा गया कि इंडिया चाइना अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये दोनों पावर मिलकर क्या कर सकती हैं, जो ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड में सिर्फ यहाँ पर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज और नदर्न कंट्रीज नहीं आती। अगर हम ग्लोबल की बात करते हैं तो इसमें सारी कंट्रीज, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारा एशिया भी आता है, और एशिया की अगर हम पूरी पॉपुलेशन देखें तो ये पूरा जो यूरोप है ना, पूरा यूरोप, रशिया, इन सबको मिलाकर उससे भी क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ग्लोबल की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो इसमें हमारा मेन फोकस कहाँ पर है, अभी एशिया पर है एंड ग्लोबल साउथ कंट्रीज पर है। ओके, अब इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर इंडिया और चाइना एक साथ आते हैं तो इंडिया एंड चाइना एंड द प्रॉमिस ऑफ द पावर ऑफ टू, ये दोनों अगर दो कंट्रीज साथ में आ जाते हैं तो ये क्या कर सकती है, जो पूरा वर्ल्ड है उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि अगर हम 2023 की बात करते हैं तो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक कंडीशन में अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट है। 2023 हमारे लिए हाई पॉइंट है। क्यों है, हमारे पास यहाँ पे क्या इस टाइम पे जो प्रेसिडेंटशिप है SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंटशिप है। G20 की यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंटशिप है। इवन चाइना भी यहाँ पे क्या कर रहा है, चाइना ने यहाँ पे 2 मीटिंग होल्ड किए, 2 सेशंस यहाँ पे उन्होंने होल्ड किए। कौन कौन सा, नेशनल पीपल कांग्रेस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द नेशनल कमिटी ऑफ चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना ने क्या रखे हैं, ये जो चाइना के 2 सेशंस हुए हैं, उस सेशन में यहाँ पे चाइना ने अपने इंसाइट्स रखे हैं कि हम किस तरीके से अब चाइना का यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, है ना, डेवलपमेंट के यहाँ पे इंसाइट्स रखे हैं। अब इनका जो मेन फोकस है चाइना का इस टाइम पे किस पर है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑल दी फ्रंट्स, यहाँ पे वो मॉडर्नाइजेशन करेंगे हर एक फ्रंट में। अब मेनली इसमें फोकस किया गया है, किस किस चीज़ पर फोकस किया गया है कि हाई क्वालिटी डेवलपमेंट, इट मीन्स जो उनकी ह्यूज पॉपुलेशन है वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन देखना है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल मटेरियल एंड कल्चरल एथनिक एडवांसमेंट, हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, पीसफुल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ों, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, एरियाज हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन को लेकर आना है। ओके, अब इसमें ये कहा जा रहा है एज टू नेबरिंग एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन विद कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 2.8 बिलियन। अगर हम इंडिया एंड चाइना की पॉपुलेशन को कंबाइन करते हैं, इफ वी कंबाइन इंडिया एंड चाइना पॉपुलेशन, तो इट विल बी कितना, 2.8 बिलियन, 2.8 बिलियन। आप देख सकते हैं चाइना एंड इंडिया आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि देखिए चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन को, इफ वी कंबाइन चाइना इंडिया की पॉपुलेशन, इट इज 2.8 बिलियन। ओके, और these two countries are representatives of developing countries, है ना। और ये क्या है, ये दोनों कंट्रीज क्या है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, है ना, ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए इंडिया एंड चाइना साथ में आ सकती हैं। एंड इवन दे आर इमर्जिंग इकोनॉमीज, इंडिया एंड चाइना बोथ आर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ओके, नाउ चाइना एंड यहाँ पे ये भी कहा है कि चाइना अब क्या कर रहा है, क्रूशियल पीरियड टाइम पर है, जितने भी वो क्या करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड इसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको यहाँ पे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे चाइना ने इसमें चाइना के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे वो किए गए कि चाइना ने किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ की है। पहला यहाँ पे क्या है, स्टेडी ग्रोथ बताइए कि चाइना की जो इकोनॉमी वो 3% यहाँ पे इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेटली 18 ट्रिलियन यहाँ पे डॉलर, देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 18 ट्रिलियन डॉलर, मतलब कि उनको इंक्रीज देखने को मिला है। सेकंड यहाँ पे किस पर फोकस कर रहा है चाइना, पीपल्स वेलबींग पर, है ना। तो देखिए कंटिन्यू एफर्ट्स फॉर लास्ट 8 ईयर चाइना एंड हैज हिस्टोरिकली रिजॉल्व एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब किस तरीके से चाइना ने अपने देश की, अपने कंट्रीज की पॉवर्टी को यहाँ पर क्या किया है, रिजॉल्व किया है। ओके, थर्ड इसमें क्या है, ओपनिंग अप, वहाँ पे जो ट्रेड्स एंड गुड्स हैं हर जगह, मतलब कि अपना जो मार्केट है उसको पूरी तरीके से चाइना क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक हब प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है चाइना। फोर्थ बात इसमें क्या की गई है, विन विन कॉपरेशन। चाइना यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी ग्लोबल इकोनॉमिक अगर हम देखें, चाइना क्या बन रहा है यहाँ पे, विन विन कॉपरेशन लेकर आ रहा है, हर एक कंट्रीज के साथ वो क्या करना चाहता है, कॉपरेट करना चाहता है।
ठीक है, अपने जो रिलायंसेस से एक तरीके से वो अलायंसेस बनाना चाहता है ना, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ आ सके और कॉपरेट कर सके। वहाँ पे अपना जो विन विन कॉपरेशन है उस कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आ गया। अब देखिए हम चाइना का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो वो कितना है 38.6%। ओनली चाइना का हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं पूरी वर्ल्ड में, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है 38.6%। ये जो हमारी G7 कंट्रीज़ हैं, है ना, G7 कंट्रीज़ हैं, इनका अगर हम कंबाइन करें तो वो कितना आता है 25.7% आता है। तो इट इज़ मोर देन फ्रॉम G7 कंट्रीज़, है ना। G7 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा अगर हम देखें तो चाइना सबसे ज़्यादा क्या करता है, कंक्लूड करता है कहाँ कंक्लूड करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब चाइना यहाँ पर एक और डिमांड लेकर आया था, क्या, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेकर आया था, जिसमें मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें यहाँ पे ग्लोबल डेवलपमेंट करना है। ओके, जिसमें यहाँ पे 60 कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट भी किया था और इसको यहाँ पे ज्वाइन भी किया था। अब अगर हम देखें चाइना, इसमें इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चाइना के साथ, उसको यहाँ पे भूलना होगा। भूलना इन द सेंस इस आर्टिकल में इतना ही नहीं, बट इसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना और इंडिया के जितने ज़्यादा हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो पहली क्या हो सकती है कि हम दोनों कंट्रीज़ यहाँ पे क्या, कॉलोनियल यहाँ पे लिगेसी रही हुई है ना, दोनों यहाँ पे कॉलोनियल लिगेसी रही। दूसरी यहाँ पे पावर्टी, दोनों कंट्रीज़ क्या है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, यहाँ पे पॉवर्टी से डील करने के लिए हम यहाँ पे नए नए यहाँ पे तरीके लेकर आ रहे हैं। थर्ड इसमें क्या है, ग्लोबल साउथ लीडर में यहाँ पे डिमांड हो रही है कि यहाँ पे कौन ग्लोबल साउथ का लीडर होगा, है ना। तो बोथ कंट्रीज़ कैन कम टुगेदर एंड लीड ग्लोबल साउथ। इसमें ये सिमिलैरिटीज़ बताई जा रही हैं, क्यों, क्योंकि दोनों कैसी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और अगर हम दोनों की पॉपुलेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना, दिस इज 2.8 बिलियन। ओके, तो दिस इज ह्यूज आप कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है, मार्केट प्रोवाइडर यहाँ पर बन रहा है। चाइना और इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ह्यूज मार्केट है। फोर्थ इसमें बात की जा रही है, अगर आप मार्केट प्रोवाइडर है तो यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वो और ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो दोनों कंट्रीज़ क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए अब जो सबसे बड़ी बात आती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इस टाइम पर, जो यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हम यहाँ पे देखते हैं US हो गया, ठीक है, जो हमारे हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका आप कह सकते हैं वर्ल्ड में एक हेजेमनी से इस्टेब्लिश है। तो चाइना एंड इंडिया दोनों साथ में आके क्या कर सकते हैं, जो ये ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर खुद को वर्ल्ड में यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी हेजमनी, अपनी जो पावर है, अपनी वॉइस को यहाँ पर इस्टेब्लिश सामने रख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो चाइना और इंडिया आर इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम रीचिंग $135.984। अब अगर हम हमारा बायलैटरल ट्रेड देखते हैं, इंडिया चाइना का बायलैटरल ट्रेड, तो कितना है 135.984 तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। यहाँ पे ये 2022 का डेटा है, यहाँ पे बिलियन डेट। ओके, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए चाइना क्या कर रहा है। अब ये सिर्फ इस आर्टिकल में बताया कि चाइना में यहाँ पे जो चाइना के पीपल हैं, वहाँ पर जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, उनका जो कॉस्ट है वो कम किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो चाइनीज़ के जो पॉपुलेशन है, चाइना के जो पीपल है, वो बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कंज्यूमर उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया के प्रोडक्ट से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए एक मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंडिया की जो सप्लाई चेन है, इंडस्ट्रियल चेन है, उसको यहाँ पर हम एक फैसिलिटेट कर रहे हैं। कौन कर रहा है, ये चाइना। ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक एशियन सेंचुरी बन सकते हैं। अभी इसमें यही कहा जा रहा है मेनली कि चाइना इज़ विलिंग टू स्ट्रेंथन, कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद इंडिया। चाइना यहाँ पे क्या चाह रहा है कि हम क्या करें, यहाँ पर इंडिया के साथ कम्युनिकेट करें और कोऑर्डिनेट करें, और जो हमारे रिलेशन है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करें। बी अ पार्टनर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, सेफगार्ड एंड रिस्पेक्टिव लेजिटिमेट राइट्स एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, सेफगार्ड और जो हमारे लेजिटिमेट राइट्स हैं, हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं उनको हम एक साथ आकर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ में हम यहाँ पर आगे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, पीस एंड एस्टेब्लिशिंग इन द रीजन एंड बियॉन्ड। इससे हमारे जो रीजन है उसमें पीस एंड एस्टेब्लिशिंग यहाँ पर एस्टेब्लिश होगी। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। तो इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं इंडिया और चाइना को लेकर एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखा गया है कि किस तरीके से इंडिया और चाइना साथ में आकर एशिया की, यहाँ पर इवन वर्ल्ड की क्या बन सकते हैं, एक पावर बन सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सस्टेनेबल मॉडल फॉर विमेंस लीडरशिप। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विमेन की लीडरशिप को यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ पे एक सस्टेनेबल मॉडल लेकर आने की ज़रूरत है। आप ये हेडिंग ही देखिए, हेडिंग क्या कह रहा है, अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर विमेंस लीडरशिप। विमेंस की लीडरशिप के लिए हमें यहाँ पे एक सस्टेनेबल मॉडल लेकर आना होगा। इवन जो हमारे SDGs हैं, है ना, हमारे यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें जो हमारा 5th गोल है वो भी क्या कहता है यहाँ पे, विमेन का एम्पावरमेंट। हर एक फील्ड में विमेन का क्या चाहिए, हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, विमेन लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल लेकर आना होगा। अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा हमने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो स्टेम है, स्टेम क्या है हमारा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसमें हम देखते हैं कि जो वुमेन है उसका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि द वर्ल्ड बैंक नोट्स दैट ओवर 43% ऑफ इंडियन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स आर वुमेन। यहाँ पे अगर हम स्टेम से देखें तो 43% जो है वुमेन है, वो या तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से यहाँ पर मतलब कि ग्रेजुएट हो चुकी है। बट अगर हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें वुमेन्स नहीं दिखाई देती। वो सिर्फ ग्रेजुएट तो हो गई हैं बट वो जॉब में मतलब कि उस फील्ड में फर्दर हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हाउएवर नॉट ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेड इन द वर्कफोर्स एंड टेक लीडरशिप। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर ये तो देख रहे हैं कि वुमेन जो है स्ट्रीम में मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इन फील्ड से ग्रेजुएट हो रही हैं, बट अगर हम वर्कफोर्स देखने जाते हैं, टेक की लीडरशिप देखने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें वुमेन का 1% पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। ओके, अब इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पे इंक्रीज करवाना होगा। ओके, हर एक फील्ड में, सिर्फ हम यहाँ पे आप आर्ट्स को नहीं लीजिए, आप मतलब कि जो छोटे छोटे यहाँ पे तो ठीक है हमें वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे हर एक स्फीयर में, चाहे सोशल स्फीयर हो, इकोनॉमिक स्फीयर हो, पॉलिटिकल स्फीयर हो, हर एक स्फीयर में हमें क्या चाहिए, वुमेन का पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर हम देखें तो देखिए, if we see, world is a home of transformative generation of 900 million adolescent girls and young women poised to shape future of work and growth। हम यहाँ पे वर्ल्ड को अगर देखें, वर्ल्ड को, तो आज के टाइम पे 900 मिलियन यहाँ पे क्या है, एडोलेसेंस गर्ल्स एंड यंग वुमेन है। ठीक है, और ये वुमेन्स क्या कर सकती हैं, आने वाले फ्यूचर में हमारी जो फ्यूचर वर्क है, ग्रोथ में हमारे यहाँ पे क्या कर सकती हैं, उसको शेप करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, यहाँ पे वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होगा उसको इंक्रीज करना होगा हर एक फील्ड में। सिर्फ ये नहीं कि हाँ हमने यहाँ पे उनको एजुकेशन दे दी, ठीक है, आपने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में उनको फ्री एंड फेयर एजुकेशन की हमने बात करी। ठीक है, दूसरी हमने यहाँ पे कि मतलब कि उनको पूरा एजुकेशन यहाँ पर मिले, हमने यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन कर दिया, जेंडर न्यूट्रल हमने एजुकेशन की यहाँ पर बात कर दी। बट जेंडर न्यूट्रल उन्होंने एजुकेशन तो ले ली, बट यहाँ पर वर्क फोर्स में अगर हम देखते हैं तो वर्क फोर्स में हमें विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो हमें यहाँ पर 0% दिखाई देता है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि ग्रेजुएट हो चुकी है उसके बाद यहाँ पर हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, स्पेशली वुमेन को। आप यहाँ पे आपको पुश करना होगा वुमेन को, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टाइम से उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे वल्नरेबल रखा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी, किसी भी चीज़ में उनको पार्टिसिपेशन से यहाँ पे हर जगह से रोका जाता था। तो आपको यहाँ पे उनको पुश करना होगा, तभी वो क्या कर पाएंगी, आपके यहाँ पर इक्वली आकर खड़ी हो पाएंगी, है ना। तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। हम उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में स्किल ट्रेनिंग्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जॉब में उनको जॉब यहाँ पे हर एक फील्ड में मतलब जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, अब देखिए इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो विमेन का अगर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा वर्क फोर्स में, अगर विमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंक्रीज होता है तो इससे क्या होगा, विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तो ओवरऑल वो किस पे इंक्लूड, मतलब कि किस में कंक्लूड होगा, हमारी जीडीपी पे। फॉर एग्जांपल आपके घर में यहाँ पर सिर्फ आपके पापा यहाँ पे अर्निंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैमिली है आपकी, यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा हैं और आप हैं। अगर आपके सिर्फ पापा अर्निंग करते हैं और पापा अर्निंग के लाते हैं कितने, यहाँ पर 100 रुपीज़, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पर अगर मम्मी भी आपके यहाँ पे अर्निंग करने लगी और मम्मी भी आपके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो भी 100 रुपीज़ यहाँ पर अर्न करके लाती है, तो देखिए पापा जब अर्न करते थे तो आपके घर में कितना पैसा आता था, सिर्फ 100 रुपीज़। अब मम्मी भी करने लगी तो आपके घर में कितना आ रहा है, यहाँ पे 200 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे
एक्सपेंड ज़्यादा करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे तो ओवरऑल किस पे होगा, ये हमारी ग्रोथ में इंक्लूड होगा ना। आपकी यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो इसमें देखिए यही कहा जा रहा है कि अगर विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल वो जो हमारी जीडीपी है उसमें हमें इंक्रीज देखने को, राइज देखने को मिलेगा। ओके अब बेनिफिट्स भी क्या होगा, बेनिफिट के विमेन का अगर पार्टिसिपेशन बढ़ता है हर एक फील्ड में, अगर हम उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो इन फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर की जो हम बात करते हैं, फ्यूचर में आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन है, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन के चैलेंजेस हैं, है ना, जो विमेन यहाँ पे जो विमेन के जो डिसीजंस हैं उनको क्या होगा, वो एम्पावर होंगी खुद के लिए वो डिसीजन लेने के लिए। तो देखिए इसमें कहा है कि विमेन नीड्स टू एम्पावर टू मेक डिसीजन अबाउट देयर बॉडीज। यहाँ पे विमेन क्या होंगी, अगर वो अच्छे से एजुकेटेड होंगी, उन्हें हर एक चीज़ के बारे में उन्हें पता होगा, तो वो क्या होंगी, एम्पावर होंगी कि वो खुद की बॉडी के बारे में क्या कर सकेंगी, वो डिसीजन ले सकेंगी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कब उन्हें सेक्सुअल रिलेशन में जाना है, कब उन्हें सेक्सुअल रिलेशन में नहीं जाना है, कब उन्हें अपना सेक्सुअल रिलेशन इनिशिएट करना है, उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने हैं नहीं लेने हैं, वायलेंस एंड हरासमेंट, इस तरीके की जो चीज़ें हैं तो उनको वो क्या होंगी, इस तरीके की चीज़ों से वो फ्री हो जाएंगी। इवन इसमें ये भी कहा कि दीज बेसिस कंडीशन आर क्रिटिकल टू इनेबल वुमेन एंड यंग गर्ल्स टू चार्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। अब यहाँ पे जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स हैं उनसे वो क्या होगा, उनको समझ में आएगा। इसमें नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना होगा, वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना होगा। कहाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ है उसमें अगर हम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है तो ये क्या करेगा, एक लीडरशिप है, सेल्फ सफिशिएंटी, टीम वर्क, इसको यहाँ पर प्रमोट करेगा। ठीक है, तो वुमेन में क्या होगा, एक आप कह सकते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्ड होंगी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें एक सस्टेनेबल मॉडल लेकर आना होगा जिससे हम विमेन का जो लीडरशिप है उसको यहाँ पे इंश्योर कर सकें। ओके, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब इससे रिलेटेड आपका एक और आर्टिकल है यहाँ पर ये वाला, ऑन रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पॉलिटिक्स। यहाँ पे बात की जा रही कि हमें रिजर्वेशन क्यों ज़रूरत है विमेन को पॉलिटिक्स में प्रोवाइड करने की। आप सभी को पता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत राष्ट्र समिति लीडर की कविता लॉन्चेस अ 6 आवर हंगर स्ट्राइक ऑन March 10 सीकिंग अर्ली पैसेज ऑफ लॉन्ग पेंडिंग विमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल। आप सभी को पता है यहाँ पे जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन बिल है वो बहुत दिनों से यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, है ना, इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अंडर यहाँ पे पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज आया और उसमें ये भी कहा गया कि 1/3 जो है आपको क्या करना होगा, विमेन को यहाँ पर सीट यहाँ पे उनके लिए रिजर्व कर दी गई। अब देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन की बात आ रही, रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि उतनी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 सीट्स हैं तो उसमें से आप 30 सीट्स क्या करेंगे विमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखेंगे। इसमें कोई भी मतलब कि एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे कुछ अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं और इसके कुछ फेवर्स में भी आर्ग्यूमेंट्स है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे क्यों इनको वुमेन को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो देखिए 73rd एंड 74th से यहाँ पर पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में हमें वुमेन का आप कह सकते हैं कि उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। बट स्टिल अगर हम देखें तो इंडियन पार्लियामेंट में ओनली 14% ऑफ द मेंबर इन इंडियन पार्लियामेंट आर वुमेन, सो हाईएस्ट सो फॉर अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन India has fewer percentage of women in lower house than its neighbor such as Nepal, Pakistan, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। अगर हम देखें इंडिया में सिर्फ 14% वुमेन का हमें क्या देखने को मिलता है, पार्टिसिपेशन, मतलब कि इंडियन पार्लियामेंट में सिर्फ 14% वुमेन है। ये जो नंबर है अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे भी यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हमारे लिए मतलब कि आप कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है विमेन का रिजर्वेशन से। इसमें जो ये रिजर्वेशन की डिमांड है वो आज से नहीं, ये बहुत दिनों से चली आ रही है। 1931 से आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 1931 से यहाँ पे इवन सरोजनी नायडू ने भी यहाँ पे ये लिखा, टू सीक एनी फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वुड बी वॉलेटेड द इंटीग्रिटी ऑफ द यूनिवर्सल डिमांड ऑफ द इंडियन वुमेन टू फॉर एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एब्सोल्यूट इक्वालिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किसकी डिमांड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की डिमांड की जा रही। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। क्या करना होगा, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा। हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर
विमेन्स वर यहाँ पर वल्नरेबल, उनको हर एक चीज़ से यहाँ पे क्या डिप्राइव किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हमें उन्हें पुश करने की ज़रूरत है। आप अगर रिजर्वेशन नहीं देते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को, अब देखिए यहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि यहाँ पर मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए जो सारी चीज़ें सीट हैं। इवन हम एजुकेशन फील्ड में भी ये देखते हैं, जब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जो जनरल कैटेगरीज वाले होंगे वो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि SC STs को इतना ज़्यादा यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी भी चीज़ में, है ना। तो मतलब यहाँ पे बट हम उन्हें रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं, आपको यहाँ पे समझना होगा हर एक चीज़ के यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। 2 फेस होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले जो ST SCs हैं वो कितने यहाँ पे ज़्यादा डिप्राइव रहे हैं, उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पे पहली बात तो अवेयरनेस नहीं, और वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिप्राइव भी रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पुश किया जा रहा है कि आप यहाँ पर आगे आइए। तो यहाँ पर जब हम किसी के एम्पावरमेंट के लिए, किसी के डेवलपमेंट के लिए किसी को पुश करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेम केस आता है किसके साथ, यहाँ पे वुमेन के साथ भी, ठीक है। तो वुमेन को यहाँ पे पुश किया जा रहा है ताकि उनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा यहाँ पर क्या हो, इंक्रीज हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि हमें यहाँ पे इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेटस है, इंडियन वुमेन का पॉलिटिकल स्टेटस, उसमें अगर हमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी चाहिए तो आपको पहले वहाँ पर क्या करना होगा, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा वुमेन्स को। अब देखिए इस बिल के अगेंस्ट में और आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इस बिल के। ये फेवर में तो ये कहा है कि फर्स्ट क्या है, proponents of the bill argue that affirmative actions is imperative to better condition of the women since political parties are inherently patriarchal। अब देखिए आप सभी को पता, ज़्यादातर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं आपको वहाँ पे किसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, मेल का, है ना। ज़्यादा वहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे मेल ही दिखेंगे, मैन दिखेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, एक अफर्मेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। किसकी, फर्स्ट क्या हो गया हमारा अफर्मेटिव एक्शन। सेकेंड इसमें क्या कहा है कि यहाँ पर जो national movements women still under represented in parliament, reservation proponent believe it will ensure that women from a strongly lobby in a parliament to fight for issues are often ignored। अब फर्स्ट तो पहला हमने क्या कहा, अफर्मेटिव एक्शन लेने का। दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मतलब कि वुमेन यहाँ पर अच्छे से क्या कर सकती हैं, उस चीज़ को समझ सकती हैं और उसमें वहाँ पर डिसीजन ले सकती हैं। ऐसा नहीं कि मेल उस चीज़ को नहीं कर सकते, बट ऐसा होता है ना कि मतलब जो चीज़ जिससे ज़्यादा रिलेटेड होती है, जिस बेसिस पे जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा रिलेटेड होती है उसको वो अच्छे तरीके से यहाँ से समझते हैं। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जो वुमेन है उस चीज़ पर वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे क्या ले सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं। ओके, अब इसके अगेंस्ट में देखते हैं, अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि ये क्या जो रिजर्वेशन है का जो ये आइडिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी का ये कॉन्सेप्ट एंश्राइन है वो उसको क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है। बट आपको यहाँ पे ये समझना होगा इक्वालिटी यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे उनका विमेन का इक्वालिटी का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे हम जेंडर न्यूट्रल हो रहे हैं, है ना। इसमें मतलब कि पहला जो अगेंस्ट में ये कहा कि जो एंश्राइन है इक्वालिटी का, जो प्रिंसिपल एंश्राइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसको काउंटर कर रहा है। सेकंड इसमें ये कहा कि जो कास्ट ग्रुप है विच मीन्स दे आर नॉट होमोजीनियस कम्युनिटी, तो इसमें सेकंड ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम वुमेन को यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग यहाँ पे वुमेन को यहाँ पे वोट नहीं देना चाहते, बट यहाँ पे उनके लिए क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, मतलब कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो क्या करें, किसी और को यहाँ पे वोट दें, ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, वुमेन इंटरेस्ट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटा। फोर्थ इसमें क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया कि सीट्स इन पार्लियामेंट वुड बी रेस्ट्रिक्ट टू चॉइस ऑफ वोटर्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ सीट्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जो वोटर्स की यहाँ पे चॉइस है उसमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए फिफ्थ क्या है कि मैन होल्ड प्राइमरी पावर एज वेल एज की पोजीशन इन पॉलिटिक्स, सम हैव इवन आर्ग्यूड दैट ब्रिंगिंग वुमेन इनटू पॉलिटिक्स कुड डिस्ट्रॉय द आइडियल फैमिली। इसमें ये कहा जा रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हमने मेनली ये देखते हैं जो प्राइमरी पावर होती है किसके पास होती है, यहाँ पे मेल के पास होती है। अगर वुमेन यहाँ पे आती है तो इनकी जो एक आइडियल फैमिली है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अभी कैसा आर्ग्यूमेंट है आई डोंट नो, बट इसमें ऐसा कहा जा रहा है। ओके, तो इसमें देखिए मेनली ये क्या है, हमें यहाँ पे विमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, इसलिए हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुश प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन जो हमारा
SDG जो हमारे गोल्स हैं उसमें भी हमारा जो 5th SDG गोल है उसमें हमें क्या करना है, जो विमेन है उनका जो पार्टिसिपेशन है उन्हें यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या है, यही कहा जा रहा है कि वुमेन की लीडरशिप को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें एक सस्टेनेबल मॉडल लेकर आना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रिक्शन ओवर फॉर्मूला व्हाई सम स्टेट्स गेट्स मोर फ्रॉम सेंटर। अब यहाँ पे आप सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि जो सेंटर के पास यहाँ पे पैसा आता है कहाँ से, जो टैक्स से। ओके, टैक्स से यहाँ पे जो टैक्स के थ्रू जो सेंटर के पास पैसा आता है उसको क्या करना होता है, सेंटर उसे यूनियन क्या करती है, जितने भी स्टेट्स होती हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे क्या मेनली कहा जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल किसी स्टेट ने यहाँ पे, सारे स्टेट्स यहाँ पर अगर 1-1 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल कि हर एक स्टेट यहाँ पे 1-1 रुपये कंट्रीब्यूट करें, बट इन रिटर्न उससे सेंटर से किसी स्टेट को यहाँ पे ज़्यादा मिलता है और किसी स्टेट को यहाँ पर कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये चार्ट देखिए, ये फर्स्ट वाला चार्ट, बिहार को यहाँ पर अगर बिहार 1 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको बिहार को यहाँ पे 7.06% यहाँ पे क्या मिलता है, इन रिटर्न टैक्स से मिलता है। यूपी को 2.73%, आसाम को 2.6%, और इवन ये जो डेटा देखिए अभी किस तरीके से ये डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र को 0.8%, कर्नाटका 0.15%, हरियाणा 0.8%। तो इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा, साउथ और नॉर्थ का, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। ये जो नॉर्थ इंडिया है उनको यहाँ पे ज्यादा वेटेज दी जा रही इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, आप सभी को पता है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं, है ना, एडवाइस करते हैं किसको, सेंटर को, जो हमारी फाइनेंस कमीशन कमेटी है, मतलब फाइनेंस कमीशन है, उनको यहाँ पे कि किस तरीके से जो रेवेन्यू है वो सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पर डिवाइड होगा। ओके, ये कौन काम करता है, इसका जो फॉर्मूला है, ये सारी चीजें कौन करता है, फाइनेंस कमीशन ये प्रोवाइड करता है। ओके, अब यहाँ पर जो डेटा है, डेटा इन द सेंस कि किस बेसिस पे ये जो मतलब कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मनी का, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रेवेन्यूज का यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस बेसिस पर हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या लिए जा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट है पॉपुलेशन एंड सेकंड क्या है यहाँ पे, साइज मतलब कि आपका जो स्टेट है उसका क्या साइज है, टेरिटोरियल साइज यहाँ पर देखा जाता है। उस बेसिस पर यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ये टैक्स का जो पैसा आता है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसी के चलते पॉपुलेशन और साइज ऑफ द टेरिटरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनेंस कमीशन क्या करती है, स्टेट एंड सेंटर के बीच में यहाँ पे पैसे को अलॉट करती है। बट अब इसमें यहाँ पे सदर्न जो स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये कहते हैं कि आपने यहाँ पे कहा कि आपको क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, हम यहाँ पे वेरियस यहाँ पे पॉलिसीज लेकर आए, वेरियस प्रोग्राम्स लेकर आए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पे पिल्स प्रोवाइड करी, बहुत सारी चीजें करी, जिससे हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। ओके, हमने क्या किया, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। अब हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, अब नदर्न कंट्रीज ने नहीं किया, तो उसमें हमारी क्या गलती, अब हमारा यहाँ पे जो सोर्स है उसको, यहाँ पे जो मनीज है उसको, यहाँ पे अमाउंट है उसको क्यों कट किया जा रहा है ना। हमने तो यहाँ पे अच्छा काम ही किया और अच्छा काम के बदले यहाँ पे जो हमारा रिसोर्स है उसको यहाँ पे आप जो अमाउंट है वो हमारा कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस तरीके का थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। ओके, तो इसमें अब क्या किया गया है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसमें यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है उसको भी यहाँ पे जो ये इंडिकेटर है उसमें यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब उस बेसिस पे यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो टैक्स का पैसा होता है उसको यहाँ पे अलॉट किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। ओके, तो इसमें सिर्फ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यूरेशियन ऑटर रेजेस होप फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रीम। यहाँ पे एक यूरेशियन ऑटर है, ऑटर ये इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये कहाँ देखे गए हमें, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे जो नीरू रिवर है, नीरू स्ट्रीम है, ये चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरीज है, तो वहां पे क्या पाए गए, मतलब कि हमें यहाँ पे ये ऑटर देखे गए, मतलब कि 3 देखे गए, 2 एडल्ट और एक यहाँ पे छोटा सा, मतलब कि आपको यहाँ पे देखने को मिला है, मतलब इनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे आई है सामने। तो फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस मैमल, ये क्या है, सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस मैमल है, हैज इंडिकेटेड दैट सम स्ट्रेचेस ऑफ द नीरू स्ट्रीम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर आर स्टिल अनपॉल्यूटेड। अब देखिए ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं,
है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि जैसे कुछ यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज का काम करते हैं। अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पे जो नीरू रिवर है, जो नीरू स्ट्रीम है, वो क्या है, अनपॉल्यूटेड है, वहाँ मतलब कि पॉल्यूशन क्या है, कम है। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो ऑटर्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इंडिकेटर स्पीशीज का। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पर रिवर है, कहीं भी वहाँ से कोई भी एनिमल है ना, या फिर कोई भी बर्ड है, उसकी यहाँ पे हमें कमी देखने को मिल रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनकी कमी देखने को मिल रही है। बट अगर कोई स्पीशीज एकदम से दिख जाती है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, कुछ चेंजेस हैं। और तो इसी के चलते यहाँ पे ये कहा है कि जो नीरू स्ट्रीम है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ पर हमें ये ऑटर देखने को मिले हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, जो उसका कुछ मतलब कि पोर्शन जो है वो मतलब नीरू रिवर है वो कैसी है, अनपॉल्यूटेड है। IUCN की रेड लिस्ट में देखें तो ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो नियर थ्रेटेंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्मूथ कोटेड, एशियन स्मॉल क्लॉड एंड यूरेशियन ऑटर। तो ये 3 स्पीशीज हैं इसकी, है ना। तो हमने किसकी बात करी अभी, यूरेशियन ऑटर की बात की है। हैबिटाट क्या है इनका, ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में पाए जाते हैं मेनली। यहाँ पे एशियन स्मॉल क्लॉड ओनली इन हिमालयाज, जो एशियन स्मॉल क्लॉड है वो सिर्फ हिमालयाज के फुटहिल्स में, ईस्टर्न सदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। यूरेशियन की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज में पाए जाते हैं। डाइट में क्या है इनका, मतलब क्या खाते हैं, तो मेनली जो क्रेब्स और जो स्मॉल फिशेज होती हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये इसको ईट करते हैं। लाइव्स इन स्मॉल पैक्स स्मॉली नॉ क्लच एंड कैन बी इन लेस डिस्ट्रीब्यूटेड। नीरू रिवर के बारे में देखें तो ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर है हमारा। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पे जूम करके बताया गया है, तो ये यहाँ पे नीरू रिवर है, ये नीरू स्ट्रीम है, ठीक है। ये चेनाब रिवर की स्ट्रीम है। तो यहाँ पे छोटा सा मतलब एक स्ट्रीम है नीरू रिवर का, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ओके। तो ये नीरू स्ट्रीम, ये कहाँ लोकेटेड है, द गुप्त गंगा टेम्पल ऑफ भारद्वाज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, ओके। तो ये नीरू रिवर है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो आपके यहाँ पे प्रीलिम फैक्ट्स बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो नीरू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब रिवर की। यहाँ पे ये जो मैमल है ये कैसा है, ऑटर है, वो कैसा है, IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आता है। ये किसको, ये फ्लैगशिप स्पीशीज है। फ्लैगशिप स्पीशीज मतलब वही इंडिकेटर है कि मतलब वही किसी चीज को ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, सऊदी अरेबिया कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ईरान वेरी क्विकली। हमने कल इस आर्टिकल को यहाँ पे क्या किया था, डिस्कस किया था कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट करवाया, उसको एग्रीमेंट का ब्रोकर बना हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो कि इसमें हमें पता था कि ईरान के ऊपर यहाँ पे US ने क्या करके रखे, बहुत सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं, जिसके कारण यहाँ पर सऊदी अरेबिया US का बहुत अच्छा पार्टनर है, आप कह सकते हैं। जो रिलेशन है सऊदी अरेबिया और US के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से जो सैंक्शंस US ने ईरान के ऊपर लगाए हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिसके कारण सऊदी अरेबिया भी इसको यहाँ पे फॉलो करता था। बट यहाँ पे अब क्या किया गया है, इन दोनों के जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए चाइना ने यहाँ पे क्या किया, एक एग्रीमेंट ब्रोकर करवाया, जिसके बीच में क्या कर सके, दोनों कंट्रीज अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज उसको रीस्टैब्लिश कर सके। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया क्या करने वाला है, बहुत ही जल्द ईरान में इन्वेस्ट करने वाला। अब उन्होंने ये कहा कि जो ईरान है, सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि ईरान है वो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारे पुराने जो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्लैशेस हैं उनको यहाँ पे भूलना होगा, और जो हमारे टाइज हैं, डिप्लोमेटिक टाइज, उसको यहाँ पे ओपन करना होगा, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। जो हमारे रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए, Iran has been under renewed US sanctions since the President Donald Trump amended a landmark nuclear agreement between Tehran and major powers in 2018. Saudi Arabia, as a long-term US ally, has its support the sanctions which target key areas including oil. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि there is no reason for the not to happen. I mean, Iran is our neighbor and has been and will continue to be for hundreds of years. So I don't see any issue that would prevent that normalization of relation across investment as long as we stick to the agreement. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करेंगे, ओके। तो इसमें सिर्फ यही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको सारी PDF यहाँ पर शेयर की जाती हैं, ओके। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।